नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर फंडामेंटल के तीसरे एपिसोड में, तीसरे वीडियो में, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या है, आखिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आर्किटेक्चर में। तो आप ये सीधा सा समझिए, एक सिंपल सी भाषा में आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि हम ये जानने जा रहे हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, व्हाट इट डज। कंप्यूटर क्या करता है ये हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। इसी के सिमिलर एक और टर्म है, आप में से बहुत लोगों को शायद पता होगा, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट रहे हैं उनको ज़रूर ये टर्म मिला होगा, ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो दो टर्म हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और ये दोनों टर्म एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कई जगह ओवरलैप होते हैं। कई बार ये दोनों लगता है कि ये आर्किटेक्चर भी है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी है, यानी कि कुछ पार्ट ओवरलैप्ड हैं, इसलिए ये कंफ्यूजिंग का टॉपिक रहता है दोनों। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कि कंप्यूटर क्या करने वाला है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि हाउ का जवाब देता है कि ये जो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर ने डिफाइन किया कि ये क्या करेगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टडी करते हैं कि ये वो जो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर ने डिसाइड किया वो कैसे करेगा कंप्यूटर। ओके, तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, बहुत सारे बुक्स, मैंने 3-4 बुक्स देखे, अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके की बात करते हैं। कहते हैं कि कंप्यूटर का जो पार्ट है, कंप्यूटर को अगर हम पार्ट्स में बांटे तो कोई बुक लिखता है कि 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, कोई बुक लिखता है 4 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कंप्यूटर को ब्रॉडली 5 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। 5 पार्ट क्या क्या है, 5 आप यूनिट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम ये 5 यूनिट क्या है, लेकिन 5 यूनिट क्या है उसको समझने से पहले आप ये जानिए कि इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कभी भी कि ये 5 कोई 3 लिखता है, कोई 4 लिखता है, कोई 5 क्यों लिखता है। आपको अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहला जो यूनिट सबसे ईजी यूनिट है वो है इनपुट यूनिट। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। दूसरा जो यूनिट है, अगर मैं इनपुट के साथ ही आउटपुट को रखूँ तो आउटपुट यूनिट। कई बुक इनपुट और आउटपुट को एक साथ रखते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो जाहिर सी बात है सीपीयू। ये हमने सबसे पहले दिन बात की थी कि कंप्यूटर एक ही काम करता है, कुछ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो ये 3 होने ही ज़रूरी है, और सीपीयू में ही ये यूनिट छुपा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो चौथा इसका पार्ट है वो है मेमोरी यूनिट, ठीक है। और 5वां जो इसका पार्ट है वो है स्टोरेज यूनिट। तो कई बुक इसमें से कुछ यूनिट को एक दूसरे में मिंगल करके दिखाते हैं, तो वो 3 से 4 हो जाता है। कई जो बुक्स हैं वो मेमोरी यूनिट को गायब कर देते हैं, इसको स्टोरेज में मर्ज कर देते हैं, मेमोरी और स्टोरेज को एक में मर्ज करके स्टोरेज यूनिट दिखा देते हैं, लेकिन वो उतना सही नहीं है। इसलिए आप ये 5 पार्ट को ब्रॉडली पढ़ के चलिए। ये 5 अगर आप पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की सारी चीज़ें आप जान रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, ठीक है। हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट क्या करता है आप जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि इनपुट यूनिट क्या करता है, किसी भी तरीके के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराता है। मैंने जब पहले दिन भी बात की थी कि इनपुट कहीं से भी लिया जा सकता है, तो आप इसको समझिए कि इनपुट किसी भी टाइप का हो सकता है। इनपुट आपने एक कंप्यूटर के कंसोल पे कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ टाइप करके दिस इज अ बॉय ऐसे लिखा, यह भी एक इनपुट है। कोई फाइल आपने कहीं से ईमेल से आपका लेटर आया, या रिज्यूम किसी दोस्त ने बनाकर भेजा, उसको आप डाउनलोड करके ओपन कर रहे हैं, वो रिज्यूम भी एक इनपुट है, एक तरीके का इनपुट है। मोबाइल से आपने फोटो खींचा, वो भी एक इनपुट है। मोबाइल से आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की, वो भी एक इनपुट है। ये सारे तरह तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो मैं माइक के थ्रू कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर को। ये इनपुट बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत वेराइटीज़ के इनपुट हो सकते हैं। तो इनपुट के बहुत प्रकार हैं और इन सभी तरीके के इनपुट हो सकते हैं। तो इनपुट यूनिट का काम क्या है, जब इनपुट इतने तरीके के हो सकते हैं तो इनपुट यूनिट का काम क्या है। तो इनपुट यूनिट का काम क्या है वो समझने से पहले आप इतना समझिए कि एक ही डिवाइस सभी तरीके के इनपुट को नहीं ले सकता। जैसे माइक अभी मेरी आवाज़ को तो इनपुट करा रहा है, लेकिन ये वीडियो को इनपुट नहीं करा पाएगा, फोटो को इनपुट नहीं करा पाएगा, उसके लिए कैमरा चाहिए, राइट। तो वैसे ही जो डिवाइसेस हैं वो
वो प्री डिफाइंड हैं, वो उनके पास लिमिटेशंस है, वो एक ही टाइप के इनपुट को या एक से ज़्यादा एक दो टाइप के इनपुट को ले पाते हैं या कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इस इनपुट यूनिट का काम क्या है, ये मान लीजिए अगर आपका इनपुट यूनिट है तो तमाम डिवाइसेस इससे जुड़े हुए हैं, बहुत तरीके के डिवाइसेस, इसमें कहीं माइक है, ठीक है, कहीं आपका कैमरा है, कहीं आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है ना, यहाँ कहीं आपका माउस है, कहीं आपका लाइट पेन एक होता है, बाद में हम चर्चा करेंगे इसकी। तो क्या कर रहा है इनपुट यूनिट, इनपुट चाहे किसी भी डिवाइस से लिया गया हो, चाहे वो माइक हो, कैमरा हो, कीबोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनपुट यूनिट का काम है इनपुट को किसी भी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लेना और उसको प्रोसेस करना। अब ये प्रोसेस की बात आती है, अभी हमने पढ़ा कि प्रोसेस तो सीपीयू करता है, तो इनपुट यूनिट क्या क्यों प्रोसेस कर रहा है, अभी पता चलेगा वो प्रोसेस क्या करता है। ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, पहले भी मैंने ये बात की है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज कहिए या बाइनरी नंबर सिस्टम कहिए, दोनों बात बराबर है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज में दो ही सिंबल होते हैं, 0 या 1, इसी में सारी चीज़ लिखनी पड़ती है। अब आप माइक से जो बोल रहे हैं वो 0-1 थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो आप कुछ सिग्नल है, मैंने सिग्नल भी कल समझाया था, सिग्नल्स हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में आपकी आवाज़ निकलती है। कैमरे से अगर आपने कुछ लिया तो वो 0-1 थोड़ी है, कीबोर्ड से आप ऐसे ए दबा रहे हैं, ए 0-1 तो है नहीं बिल्कुल भी। तो इनपुट यूनिट का काम है कि जिस इनपुट चाहे किसी भी फॉर्म का हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो, कोई भी टाइप का इनपुट हो, उसको बाइनरी फॉर्म में बदल देना इनपुट यूनिट का काम है। तो इनपुट यूनिट का काम आप समझ लीजिए, किसी भी तरीके के फॉर्म्स में इनपुट को लेना और उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये इनपुट यूनिट का काम होता है, ठीक है। जैसे आप कीबोर्ड से जब ए प्रेस करते हैं तो वहां ए न जाकर के कुछ ऐसे कलेक्शन जाता है 0-1-0-1-1 का सीपीयू के पास या कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखना। तो ये हो गया इनपुट यूनिट। हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दूसरे यूनिट की जिसका नाम है आउटपुट यूनिट, ठीक है। देखो आप, आउटपुट यूनिट क्या होता है, जब इनपुट सीपीयू के पास आ जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस कर दिया, तो सीपीयू जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो बाइनरी फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान देना आप, क्योंकि उसके पास 0-1-0-1 के फॉर्म में, सीपीयू बाइनरी के अलावा कुछ समझता ही नहीं है, उसने 0-1 के फॉर्म में हर एक डेटा को, चाहे वो इमेज हो, वीडियो, कुछ भी हो, उसको प्रोसेस किया। अब उससे जो रिजल्ट निकला होगा, जाहिर सी बात है वो 0-1 का ही कुछ फॉर्मेट रहा होगा। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या है, अगर मान लीजिए यहां पर आउटपुट यूनिट है, तो आउटपुट यूनिट का काम है सीपीयू से प्रोड्यूस रिजल्ट को, चाहे सीपीयू हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही रिजल्ट देगा, ठीक है, उसको लेकर और वो किस डिवाइस को उसको आउट करना है, सीपीयू से एक ही डायरेक्शन में आएगा, एक ही जगह से, सीपीयू से ही आ रहा है उसके पास डेटा। अब उसको किस डिवाइस, उसको स्पीकर को देना है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर को देना है, ठीक है, या फिर ईयरफोन को देना है, ठीक है, या फिर एम्पलीफायर को देना है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे मशीन को देना है। तो आउटपुट डिवाइस कैसा है, उसके हिसाब से आउटपुट यूनिट इस बाइनरी कोडेड रिजल्ट को उस डिवाइस के अनुसार फिर से डिकोड करता है, ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एनालॉग चाहिए तो एनालॉग, डिजिटल चाहिए तो डिजिटल, जैसा भी हो, बट वो डिवाइस जिसको ये, जिसके लिए आउटपुट निकला है, उसके मुताबिक वो बदल देता है। ये आउटपुट यूनिट का काम है, ठीक है। समझ गए आप दो यूनिट्स को। तीसरा यूनिट सीपीयू, हम समझते हैं, हमने पढ़ा भी है इसको, सीपीयू को। सीपीयू का काम है प्रोसेसिंग करना, ठीक है। प्रोसेसिंग कैसे करता है सीपीयू, सीपीयू इंटरनली 3 चीजों से मिलकर बना है, हम जानते हैं। अगर ये सीपीयू है तो सीपीयू के अंदर इंटरनली 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या, पहला होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, एमयू, इसको कई बार रजिस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको फिर से बता रहा हूं, रजिस्टर्स एक सुपर फास्ट मेमोरी डिवाइसेज होते हैं। तो सीपीयू ये जो 3 पार्ट से मिलकर केवल प्रोसेसिंग करता है। क्या होता है, सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं बाइनरी फॉर्म में, 0-1-1-0 के फॉर्म में, फिर ये इसके कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, इसको वो डिकोड करता है, इसमें से मैसेज निकालता है कि क्या करना है, फिर ऐसे इंस्ट्रक्शंस वो एएलयू को देता है। अब जो प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए डेटा उसको चाहिए, तो जो भी डेटा है उसको वो लोड करता है सीपीयू, और लोड करके इस मेमोरी यूनिट में यानी कि रजिस्टर्स में रखता है। क्यों, क्योंकि सीपीयू का जो साइकिल है, सीपीयू का जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है,
तो इतने जल्दी उसको डेटा चाहिए, उतनी जल्दी ये रजिस्टर से डेटा ले सके, क्योंकि दूसरे डिवाइसेस स्लो होते हैं, उतनी जल्दी डेटा उसको नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो रजिस्टर्स में डेटा लाकर रख लेता है जिस पर वो अभी वर्क कर रहा है, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद फिर से यही कंट्रोल यूनिट आउटपुट कर देता है, यानी कि मेमोरी को दे देता है डेटा कि ये रिजल्ट है हमारा आपका। सीपीयू का काम बस इतना सा ही है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं। बहुत हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको समझा दूंगा और भी डिटेल में, इसके और भी डीप जाना हो तो, बट फिलहाल के लिए बहुत है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या है, मैंने पहले दिन भी बात की थी कि मेमोरी को कभी भी हार्ड डिस्क से सिमिलर करके मत समझिएगा। मेमोरी यूनिट बहुत अलग यूनिट है। मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर में रैम, ठीक है। और एक पांचवा यूनिट है स्टोरेज यूनिट, ठीक है। इन दोनों को एक साथ देखते हैं हम। स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट वो यूनिट है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। अब इन दोनों, इसमें भी डेटा स्टोर होता है, इसमें भी डेटा स्टोर होता है, इसमें फर्क क्या है, ठीक है। अब ध्यान रखो, रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। और स्टोरेज यूनिट को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है ये समझिएगा। देखो, आपको मालूम है कि कंप्यूटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सीपीयू, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीपीयू ही वो पार्ट है कंप्यूटर का जो फंक्शन कर रहा है, एक्चुअली में प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक। अब इसका मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी जो साइकिल्स है, इसका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना अभी भी, अगर मैंने पहले नहीं कहा तो अभी आप समझ लीजिए कि सीपीयू का जो टाइम है वो कंप्यूटर का बहुमूल्य समय है, बहुमूल्य चीज है। उससे ज्यादा बहुमूल्य कंप्यूटर के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत वैल्यूएबल है सीपीयू का टाइम। तो सीपीयू का टाइम वेस्ट ना हो, एक भी उसका साइकिल, एक भी जो टाइम का एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो भी वेस्ट ना हो, इसके लिए सारे प्रयोग किए जाते हैं, सारा तैयारी किया जाता है, ठीक है। तो सीपीयू को चाहिए डेटा, क्योंकि डेटा पर ही वो प्रोसेसिंग करेगा, और चाहिए इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब कि इस डेटा के साथ क्या करना है उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। तो सीपीयू को कुछ ऐसा डिवाइस चाहिए जहां से वो इंस्ट्रक्शन और डेटा को फास्ट ले पाए, जल्दी ले पाए। अब आप कहोगे कि सीपीयू के पास एक रजिस्टर तो है जो कि बहुत फास्ट है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि सीपीयू का जो रजिस्टर है वो बहुत छोटा होता है। 1 MB बहुत है इसके लिए, 1 MB से भी कम, या 1 MB 2 MB, बस इतना बहुत ज्यादा है इसके लिए रजिस्टर्स के साइज। तो इतने से तो काम होगा नहीं। ये केवल उस डेटा को रजिस्टर में रखता है जिस पे वो अभी वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसका रिजल्ट निकल जाएगा, ये प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसको दूसरा डेटा चाहिए, तो वो डेटा रजिस्टर में आएगा। वो डेटा जहां से वो लेगा ये भी फास्ट होना चाहिए। तो इसलिए सीपीयू रैम का यूज करता है। क्यों? क्योंकि रैम बहुत फास्ट मेमोरी होता है, रजिस्टर से कम, लेकिन बाकी दूसरे डिवाइसेस से फास्ट मेमोरी होता है रैम। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना आप, रैम का फुल फॉर्म पूछा जाए। हालांकि मेमोरी यूनिट को हम बाद में देखेंगे, तो उस समय हम और डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल ये समझिए कि सीपीयू को जो डायरेक्टली डेटा पहुंचाता है उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और इसी का नाम है मेमोरी यूनिट, ठीक है। लेकिन अब प्राइमरी मेमोरी ऐसा मेमोरी होता है जिसको पावर जाते ही इसका डेटा सारा गायब हो जाता है। तो सीपीयू, इससे अगर डेटा गायब हो जाएगा तो फिर जब अगली बार कंप्यूटर लोड होगा तो ये फिर सीपीयू कैसे स्टार्ट होगा, इसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहां से मिलेंगे। इसलिए ये जो डेटा यहां पर से गायब हो गया, इसको कहीं परमानेंट स्टोर करना पड़ता है। वो स्टोरेज का काम करता है सेकेंडरी मेमोरी, इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि सीपीयू पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है, और प्राइमरी मेमोरी के बाद डेटा रखा जाता है सेकेंडरी मेमोरी पे। दूसरी बात एक और समझो कि सेकेंडरी मेमोरी तक सीपीयू कभी डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, इसलिए भी इसका नाम सेकेंडरी है। सीपीयू को कुछ डेटा चाहिए तो वो प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से बोलेगा अगर इसके पास नहीं है तो कि मुझे ये डेटा चाहिए, फिर सेकेंडरी मेमोरी इसको ये डेटा देगा, तो ये डेटा पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा, फिर सीपीयू के पास जाएगा। यानी कि सीपीयू हमेशा प्राइमरी मेमोरी से ही इंटरेक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी मेमोरी, इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को ही मेमोरी यूनिट कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को ही स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। और आपको समझ में आ गया इसी से दोनों के बारे में कि एक कंप्यूटर के लिए मेमोरी यूनिट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है स्टोरेज यूनिट, ठीक है। हम इन सारे मेमोरीज की बात बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए आप पांचों समझ चुके हैं। अब इसको एक बार थोड़ा सा हम साथ में देखते हैं। ये है आपका सीपीयू, सेंट्रल चीज है ना, ये आपका इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, ठीक है। ये है इधर आपका कहीं आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ठीक है। इधर कहीं पे है आपका मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट ये सीपीयू के अंदर वाला नहीं है ना, ये बाहर वाला मेमोरी प्राइमरी, और इधर कहीं है आपका सेकेंडरी मेमोरी,
या स्टोरेज मैं कहता हूं इसको सिंपली के लिए, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, अब ये पांचों चीजें हो तो गई जिससे कंप्यूटर बनेगा, ठीक है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे, ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? कनेक्शन बहुत जरूरी है इन दोनों के बीच, और वो भी फास्ट होना चाहिए, है ना। तो कनेक्शन के लिए आप ध्यान रखिए, यूज किया जाता है खास तरीके का कनेक्शन इन सब के बीच, जिसको कहते हैं बस। ठीक है, बस नाम का एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो कि इनपुट को सीपीयू से, सीपीयू को मेमोरी यूनिट से, सीपीयू मेमोरी यूनिट को सेकेंडरी से, सीपीयू को आउटपुट से, इन सभी को आपस में कनेक्ट करता है। ये बस क्या होता है? बस ऐसे पैरेलल बहुत सारे वायर्स का कॉम्बिनेशन होता है ऐसे, और ये पैरेलली यहाँ जुड़ता है और फिर ऐसे सीपीयू से जुड़ गया, फिर ऐसे 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 जुड़ गया, सीपीयू का मेमोरी यूनिट से, सीपीयू फिर आउटपुट यूनिट से, ऐसे फिर ये अपने आपस में डाटा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आप समझ गए? ये सभी चीजें जितने ये पांचों यूनिट है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? ये भी कनेक्टेड होते हैं बस के थ्रू, बस। ठीक है, अब ये बस दो तरीके का होता है, हम आगे चलते हैं समझते हैं। बस दो तरीके का होता है, कौन कौन सा? इंटरनल बस, दूसरा एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस वो बस होता है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, जो कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, यानी कि इनपुट यूनिट को, आउटपुट यूनिट को, सीपीयू को, मेमोरी यूनिट को, स्टोरेज यूनिट को, सबको आपस में इंटरकनेक्ट करता है बस। ये बहुत फास्ट चैनल होता है और एक साथ बहुत सारे पैरेलल वायर जुड़े रहते हैं इसमें, तो पैरेलल डेटा जाता है। पैरेलल डेटा जाने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक वायर से एक डेटा गया फिर उसके पीछे दूसरा, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारे वायर्स एक साथ जुड़े होते हैं, तो एक ही बार बहुत सारे डेटा जाता है एक ही साथ, पैरेलल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल क्या है? देखो क्या होता है कि जब हमारे कंप्यूटर में 5 डिवाइसेस जुड़ जाते हैं, 5 यूनिट जुड़ जाते हैं, उतने से हमारा कंप्यूटर एक फंक्शनल हो जाता है। लेकिन केवल इतने से हमारा काम बनता नहीं है, कई बार हमें कीबोर्ड जोड़ना पड़ता है, कई बार हमें माउस जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये सारे भी चीज़ें थोड़े से अलग टाइप के कनेक्शन है। कई बार क्या होता है, अगर जिसके पास पीसी होगा वो जानता होगा कि कई बार क्या होता है कि आपका यूएसबी पोर्ट खराब हो जाता है, तो आपको अलग से एक कार्ड मिलता है जो सीपीयू के मदरबोर्ड में लगा दीजिए और फिर यूएसबी पोर्ट नए मिल जाते हैं आपको, वो चलने लगता है। तो ये जो आपने नया कार्ड जोड़ा वो जुड़ता है एक्सटर्नल बस से। वो मदरबोर्ड पे, यानी कि जिस सर्किट पे कंप्यूटर बना रहता है उस सर्किट बोर्ड से एक कनेक्शन निकाल कर और बाहर के डिवाइसेस आप इससे जोड़ सकते हैं इस एक्सटर्नल बस का प्रयोग करके। यानी कि ये इन पांचों के अलावा जो दूसरे डिवाइसेस है उनको जोड़ने का एक तरीका है जिससे आप डायरेक्टली कंप्यूटर से उनको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल बस से जो डिवाइसेस जुड़ते हैं उन्हें एक टेक्निकली पेरिफेरल्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना, आप इस टेक्निकल टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस या डायरेक्टली पेरिफेरल्स, कई बार पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, कई बार पेरिफेरल्स कहा जाता है। ये वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में हम एक्सटर्नली जोड़ सकते हैं, वो डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर में एक्सटर्नली अलग से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये था बस, ये था इंटरकनेक्शन। अब थोड़ी सी चीजें हम और जान लेते हैं कि सीपीयू वर्क कैसे करता है। ठीक है, आपको अभी तक ये पता चल गया कि सीपीयू के पास एक रैम नाम का मेमोरी यूनिट है जिसमें कि तमाम डेटा पहले स्टोर हो जाता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन इससे स्टोर हो गए। सीपीयू एक एक करके यहां से डेटा को उठाता रहता है। एक को डेटा को उठाया, इसको प्रोसेस किया, आउटपुट दिया, दूसरे को उठाया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया, तीसरे को उठाया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया। ऐसे इसका क्रम चलता रहता है। ये रैम से इंस्ट्रक्शंस को उठाता रहता है, डेटा को उठाता रहता है और प्रोसेस करता रहता है। अब यहां पर बस की एक काम समझना, ये जो एक इंटरनल बस की हम बात कर रहे थे, ये 3 तरीके के इसमें कनेक्शन होते हैं, मतलब 3 तरीके के डेटा को ये ट्रांसफर करता है। एक होता है कंट्रोल बस, हालांकि ये अलग बस नहीं होता, वो बस ही है, उसी में कुछ वायर्स डेडिकेटेड है कंट्रोल बस के लिए, वो केवल कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उनका नाम है कंट्रोल बस। ठीक है, दूसरा है डेटा बस। ये जो वायर्स होते हैं, ये जो कनेक्शंस होते हैं, बस का ये जो पार्ट होता है, ये कुछ डेडिकेटेड है, केवल डेटा को ही ट्रांसफर करेगा, केवल डेटा को ही ट्रांसफर करेगा। और तीसरा है एड्रेस बस। एड्रेस क्या होता है? जब भी आप मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है ऐसे। ठीक है, जरूरी नहीं कि 021 023 ही हो, बट ऐसे कुछ एड्रेस होता है। तो कई बार सीपीयू को एड्रेस चाहिए होता है, तो कुछ
इस बस के जो कुछ वायर्स हैं, कुछ बस का जो पार्ट है वो डेडिकेटेड है केवल एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए। कई बार एड्रेस और डेटा ट्रांसफर के जो वायर्स होते हैं वो आपस में मिंगल भी होते हैं। ऐसा भी होता है कि वही वायर डेटा को भी ट्रांसफर करता है, वही वायर्स एड्रेस को भी ट्रांसफर करता है, और ये कंट्रोल करता है कंट्रोल बस। कंट्रोल सिग्नल पे क्या लिखा क्या है उसके हिसाब से वो जो बाकी के वायर्स हैं वो डेटा को या तो ट्रांसफर करेंगे या एड्रेस को ट्रांसफर करेंगे। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ट्रांसफर कहाँ करेंगे, ट्रांसफर कहाँ करेंगे। ये 5 चीजें, इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ये सब आपस में कनेक्टेड है ना बस से, तो इन्हीं के बीच आपस होगा, कहीं कहीं से कहीं ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इंटरनल बस इंटरनली 3 पार्ट में बटा होता है, ये ध्यान रखना, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस। ठीक है, सीपीयू का काम क्या था कि ये रैम से एक एक इंस्ट्रक्शन और डेटा को उठाए, प्रोसेस करे, आउटपुट दे, इतना सारा काम था। अब ये जो सीपीयू का काम है, इसको एक साइकिल में अगर हम देखें तो सीपीयू क्या करता है, पहले डेटा को फेच करता है। फेच का मतलब होता है निकालना, लेकर आना। तो रैम से ये फेच किया एक इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन मतलब एक कमांड को। ठीक है, उसके बाद इसको ये डिकोड करता है सीपीयू। डिकोडिंग क्या है मैं समझाता हूं अभी। डिकोड कैसे, देखो उसने जब रैम से कोड ले आया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 0-1 के फॉर्म में होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ है। अब इसको डिकोडिंग का मतलब ये जब डेटा सीपीयू के पास पहुंचा तो सीपीयू इसमें से दिखाता है कि कौन सा ऑपरेशन है, क्या डेटा, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इसके अंदर भी कोडिंग से, कोडिंग का मतलब इसमें भी सेक्शंस बटे हुए हैं कि ये आपका ऑपरेशन है, ये ऑप कोड है, यानी कि बताएगा जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है कि कंपेयर करना है। उसके बाद इसमें ये डेटा है या फिर एड्रेस है, ये इस एड्रेस ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से इसमें या तो डेटा आ सकता है डायरेक्टली या डेटा का एड्रेस आ सकता है। ठीक है, तो उन सभी चीजों को ये डिकोड करता है सीपीयू। इसमें पता उसको चल जाता है कि मुझे क्या ऑपरेशन करना है और किस डेटा पर वो ऑपरेशन करना है। डेटा मेरे पास अभी आ गया इंस्ट्रक्शन में ही, या फिर मुझे फिर से रैम के पास जाकर ये डेटा इस एड्रेस से लेकर आना है। ठीक है, डिकोड करने के बाद ये करता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब है जो भी यहां से उसने कोड को डिकोड किया, जो भी ऑपरेशन उसको पता लगा कि ये करना है, वो ऑपरेशन वो करता है, उसको कहता है एग्जीक्यूशन। और उस ऑपरेशन होने के बाद रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को वो स्टोर कर देता है फिर से प्राइमरी मेमोरी में। ये सब आपको पता है। तो ये जो फेच है, फेच के बाद डिकोड है, डिकोड के बाद एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आया उसको स्टोर कर देता है रैम में, और जैसे ही स्टोर हो जाता है फिर से वो न्यू इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर से उसको डिकोड करेगा, फिर से उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसका रिजल्ट प्राइमरी मेमोरी में भेज देगा, फिर से नई इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। ये जो क्रम है ये चलता रहता है, इसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल में है, बहुत डीप है। और भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा दूसरे वीडियो में, बट फिलहाल के लिए ये बहुत है। तो इसी कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। देख लो आप, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, इसमें कंप्यूटर क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है। स्टोर किसको, रिजल्ट को। फिर से ये चलता रहता है। बात समझ में आ गई। यहां से आप ये भी समझ गए कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ कोड्स में बटा होता है। इसमें ऑप कोड होता है, एक ऑप कोड बताता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, और उसके बाद डेटा या एड्रेस रहता है। डेटा रहेगा तो डायरेक्टली वो डेटा मिल गया, या तो उस डेटा का एड्रेस रहेगा तो फिर से उस एड्रेस पर जाएगा सीपीयू और रैम से उस एड्रेस का डेटा उठाकर लाएगा कि वहां जो भी डेटा है उस पर यह ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो ये होता है इंस्ट्रक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। तो आई थिंक कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने देख ली हैं, लगभग सारी चीजें देख ली हैं। हाँ, मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जरूर कोई ना कोई कंप्यूटर की बुक होगी, या कहीं ऑनलाइन आपके पास कंप्यूटर की एमसीक्यूज के लिस्ट होंगी कहीं भी। तो उसमें से जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिया उसके टॉपिक के क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें, और अगर वो आपसे फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैं कब करवाऊंगा क्वेश्चंस उनके, मतलब जो क्वेश्चंस है उनको कब सॉल्व कराऊंगा, वो सबसे लास्ट में, जब मैं हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के एक लिस्ट लाकर और आपको उसके सॉल्यूशंस करके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप खुद से ट्राई करिए। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली, और कल हम देखेंगे इनपुट यूनिट को और भी डिटेल में, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ों को हम और भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप वीडियो को आपने देखा, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।